सॉरी, थोड़ा आप लोगों को वेट करना पड़ा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोई प्रॉब्लम, लेकिन अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें आज सीखना है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसमें हम कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, वो हम आज सीखेंगे। उससे पहले ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आज तक हमने जो सीखा, लास्ट क्लास में स्क्वायर रूट सीखा था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी? तो हम अभी वो डिस्कस कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम है तो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप बता दो, स्टार्टिंग से आयोटा में एनीथिंग, कुछ भी। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैसेज कर सकते हो मुझे नो लिखकर। ओके, तो फिर हम ये स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मैं हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, एक्सिस। ये एक्सेस हो गया हमारा। हमें सबसे पहले जो पॉइंट जानना है वो है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है? जैसे रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि क्या ये सर्कल बनाता है, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, या फिर पैराबोला बनाता है, हाइपरबोला बनाता है, पॉइंट बनाता है, क्या बनाता है? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज ये सिंपल सा 3+4 आयोटा, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, तो याद रखो जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये हमेशा एक ही चीज रिप्रेजेंट करेगा, और वो चीज क्या होती है? पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक अ पॉइंट, जिसमें ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाई एक्सिस की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए ये जो हमारा जो दिख रहा है ये सब, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। और ये प्लेन जो है, हम जब ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तब इसका नाम क्या होता है? एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये एक्स होता है एंड दिस इज वाई, इसलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन।
ये नाम दिया जाता है। बट अभी हम ये रियल नंबर्स तो नहीं पढ़ रहे। रियल नंबर्स में ऐसा बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या बोला जाता है इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर में इस एक्सिस को, ये जो एक्सिस है इसको बोला जाता है रियल एक्सिस, और इस एक्सिस को नाम दिया जाता है इमेजिनरी एक्सिस। तो इसमें क्या कौन से एक्सिस होते हैं? रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह करेंगे? हमें पता है इसमें रियल पार्ट कितना है 3 एंड इमेजिनरी पार्ट 4। तो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। तो पॉइंट कहाँ पर होगा? इस तरह से होगा। यहाँ हमारा वो पॉइंट मिल जाएगा हमको, और इस पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं z इज इक्वल टू 4 आयोटा, या फिर हम इस पॉइंट को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं 3,4। तो 3,4 में अंडरस्टूड है कि 3 क्या है हमारा? 3 इज अवर रियल पार्ट एंड 4 इज अवर इमेजिनरी पार्ट। रियल को शॉर्ट में आर ई लिखते हैं और इमेजिनरी को IMG। ओके, तो ये किसकी तरह हो गया? हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह हो गया। तो सेम ये ज्योमेट्री भी सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही है, बस टर्म्स क्या है चेंज हो जाते हैं। एक्स एक्सिस क्या बन गया? रियल एक्सिस, एंड वाई एक्सिस बन गया इमेजिनरी एक्सिस। एंड ये जो प्लेन था जिसको हम पहले नाम क्या दे रहे थे? एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन प्लेन की जगह अब हमें क्या करना है? इसको हम बोलते हैं, इसको दो नाम से हम जानते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला जाता है इसको, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंड अनदर नेम इज आर्गेंट प्लेन। एक नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। दूसरा नाम क्या होता है? आर्गेंट प्लेन। ओके, नाम बस हमें नाम याद रखना है, इनका कुछ मीनिंग और ज्यादा नहीं कुछ होता है। सिंपल ये प्लेन, ये जो चीजें दिख रही हैं इसको एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके नाम हमने कॉम्प्लेक्स एंड आर्गेंट प्लेन दे दिया। सिंपल इतना समझ आना है। तो ये समझ में आया क्या होता है पॉइंट वगैरह? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने? मॉडुलस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ओरिजिन होगा 0,0। अब मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। वैसे इसका एक ऑफिशियल नाम जो होता है वो क्या होता है? ओ से ओरिजिन रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस पॉइंट को बोल देते हैं समथिंग कुछ ए। तो यदि मैं ओ और ए को ज्वाइन कर देता हूँ, मैंने क्या किया? ओ और ए को ज्वाइन किया, तो क्या मुझे कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कितना होगा ओ ए का? 9th और 10th क्लास में कैलकुलेट किया है। 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैलकुलेट किया होगा। ये पॉइंट है 3 और 4, और ओरिजिन से डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, उसको अप्लाई करो, बताओ डिस्टेंस कितना आएगा? डी का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए सभी। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स। और किसी का भी आंसर आया होगा? ये डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 5 यूनिट। 5 यूनिट हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने कुछ सीखा था एक मॉडुलस निकालना। बताओ इसका मॉडुलस कितना आएगा? मॉडुलस निकालना हमने सीखा था ना, बताओ मॉडुलस कितना आएगा?
कैलकुलेट कीजिए, बताइए। 5। मॉडुलस कितना आ जाएगा? 5, बिल्कुल सही। मॉडुलस इज 5। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ कुछ रिलेशन होना चाहिए दोनों में, ये और ये, इन दोनों में क्या होना चाहिए? कुछ रिलेशन होना चाहिए, दोनों ही वैल्यू सेम आई है। और हाँ, रियली में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? ये जो डी है, डिस्टेंस, इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? मॉड जेड। तो मॉड जेड का यदि हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानना चाहते हैं, मॉड जेड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? मॉड जेड हमेशा बताता है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन। तो मॉडुलस हमने जो कैलकुलेट करना सीखा था वो एक्चुअल में क्या था? मॉडुलस हमेशा बताता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें मॉड बता देता है। तो जो काम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे वो सेम काम हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर रहे हैं, बट करने का तरीका चेंज हो गया। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते थे डिस्टेंस निकालने के लिए, अब मॉडुलस ले लेते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अभी हमने ज्योमेट्री में क्या क्या देख लिया कि एक्स वाई प्लेन को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। और सेकंड, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? क्या रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर? तो रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट, और इस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है वो किससे मिलता है हमें? मॉडुलस से। तो अभी तक हमने थ्री थिंग्स हमने जान ली, तीन चीजें हमने जान ली हैं। प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है। इन तीन चीजों में कोई प्रॉब्लम है? कुछ ऐसा जिसमें कुछ डाउट या क्वेश्चन आ रहा हो? क्योंकि अब आगे वाली जो चीज है वो थोड़ी सी टिपिकल लगेगी, है नहीं, पर कभी कभी लग सकता है क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अभी तक कोई डाउट? नो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और देखनी थी हमें कि यदि हमसे ऐसा बोला जाए, यदि हमसे बोला जाए ये एंगल कितना होगा, इसको बोल दिया हमने थीटा, तो ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, कोई मुझे बता सकता है ये थीटा किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ा और आसान क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन थीटा मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो टेन थीटा का आंसर कितना होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू कितना? हाँ, थैंक यू। 37 डिग्री, तो हमें वैसा वैल्यू चाहिए अपॉन में, हमें डिग्री में नहीं चाहिए। तो वैसे वैल्यू क्या आएगी? हम्म, बिल्कुल सही, 4/3। और ये कैसे निकाला? क्योंकि हमें मालूम है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ये है, और इसका वैल्यू कितना है अभी? 4, एंड दिस इज अवर बेस, इसका वैल्यू कितना है? 3। तो इसलिए 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो 4/3 होता है इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू 37 डिग्री नहीं होता है, इसका 53 डिग्री होता है, जो कि मतलब 37 का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 3/4 जो होता है वो 37 होता है। ठीक है, वो फिजिक्स में यूज करते हैं, मैथ में इतना यूज नहीं करते।
हमें टेन थीटा निकालना आ गया। अब ये टेन थीटा पर हम बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि टेन थीटा को एक बहुत अच्छा नाम बोला जाता है, और उस चीज को बोलते हैं हम, उस चीज का नाम होता है, ये बहुत ही फेमस टर्म है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है। आर्ग्यूमेंट का एक और नाम होता है, हमें एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने का भी बोला जाता है। कि बताओ, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द आर्ग्यूमेंट। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब दोनों में काम एक ही करना है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम देख लेंगे, और वो जनरली हमें डिफरेंस बताना भी नहीं होता है एग्जाम में। तो ये होते क्या है, इनको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। दोबारा से हम ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं। अब हमें मालूम है प्लेन है, तो अगेन क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जेड इज इक्वल टू 3 + 4 i, और इसको ही हम क्या लिखते हैं, 3, 4। और इस चीज को हम इससे ज्वाइन कर देते हैं, किससे, ऑरिजिन से। इस तरह ज्वाइन कर दिया हमने। अब जब ज्वाइन किया तो मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीख लिया था, कैसे वो मॉडुलस से निकालते हैं। अब हमें मेन जो चीज को फोकस करना है, वो करना है एंगल मेड फ्रॉम रियल एक्सिस। ये रियल एक्सिस है ना हमारा, तो रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और ऑरिजिन को जोड़ने वाली जो लाइन है, ऑरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लाइन जोड़ती है, ज्वाइन करती है, वो एक्स एक्सिस से या फिर रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। तो एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब सेम हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड में भी हो सकता है ना, सेकंड में भी तो होगा। तो ये ऐसे भी यहाँ सेकंड में भी आएगा, सेकंड में भी हम ऐसे ऑरिजिन से ऐड करेंगे, तो ये जेड कितना हो जाएगा, -3 + 4 i। अब सेम चीज किसमें होगी, सेम थर्ड में भी होगा। तो ये थर्ड में होगा, इसको भी हम ऑरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर जेड को क्या लिखा जाएगा, -3 - 4 i। और यही चीज कहाँ पर होगी, फोर्थ में भी होगी। यहाँ पर जेड क्या हो जाएगा, 3 - 4 i। ये समझ में आया जेड अलग अलग क्यों किया। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, एंड हमारा जो ये दूसरा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए 3 + 4 i। यहाँ सेकंड में क्या हुआ, ये नेगेटिव हो जाता है रियल एक्सिस, और y पॉजिटिव रहता है हमारा इमेजिनरी एक्सिस, लिए रियल नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव। यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, यहाँ रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी एक्सिस जो है वो क्या है, नेगेटिव। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट में आने के बाद एंगल जो रियल एक्सिस से बनेगा वो चेंज हो जाएगा। लाइक फर्स्ट में तो क्या है, थीटा है, सेकंड में हम जो कैलकुलेट करेंगे, वो हमें जो एंगल चाहिए एक्चुअल में, वो एंगल क्या होता है, वो एंगल होता है ये वाला, अलग कलर से ये एंगल, ये एंगल हमें चाहिए। और जो थर्ड में है, तो थर्ड में ऐसे जाएंगे, थर्ड के लिए क्या करते हैं हम, ऊपर से जाने की जगह नीचे से जाते हैं। क्यों जाते हैं उसका रीजन हम अभी देखेंगे। और एक और बचा है हमारे पास फोर्थ में, फोर्थ के लिए भी हम ऐसे जाते हैं क्लॉकवाइज।
तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में 10th में एक चीज पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी, तो अभी याद रखो कि जब भी हम एंगल ऐसा यदि अभी कोई हमारा इस तरह का है, तो एंगल यदि हम एक क्लॉकवाइज तरह से मेजर करते हैं और दूसरा हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जब भी क्लॉकवाइज वे में हम एंगल मेजर करते हैं तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमने एंगल बनाए हैं, तो ग्रीन और रेड वाले जो एंगल है यहाँ पर, तो ये तो क्या है, क्लॉकवाइज है, लाइक ये जो थीटा है ये भी क्लॉकवाइज है ऐसा। बट ब्लू एंड ग्रे, ये वाले जो ब्लू एंड ग्रे वाले जो एंगल हैं, ये क्या दिख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज दिख रहे हैं। तो ऊपर के दोनों एंगल पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले नेगेटिव होंगे। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हुई, सपोज मुझे यही वाला एंगल कैलकुलेट करना है, यही वाला, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अभी तो इतना किया था, पर मैं एक चक्कर ज्यादा लगा के कैलकुलेट करूँ, 2 चक्कर लगा के कैलकुलेट करें, 3 लगा के कैलकुलेट करें, कितने भी लगा के हम कैलकुलेट कर सकते थे। इस तरह तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे आंसर आएंगे। तो इसलिए क्या किया, एक लिमिटेशन दे दिया। वो लिमिटेशन क्या दे दिया कि ये जो आर्ग्यूमेंट आएगा, इसका जो वैल्यू है ये हमेशा बिलोंग करेगा -180 डिग्री से +180 डिग्री। इसमें ही हमारा आंसर लाई करेगा। कभी भी हमारा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा और -180 डिग्री से कम नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी लिमिटेशन हमें दे दी मैथमेटिशियंस उन्होंने। तो फिर यदि हम हमारा एंगल, यहाँ तक हमारा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, पर इसके आगे यदि जाना है तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो एंगल है, तो ये एंगल 180 से ज्यादा हो गया, जो कि हमारे जो ये क्वालिफिकेशन थी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमारे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ये जो लिमिटेशन है हमारी ये वाली, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मूव कराना पड़ा। इसलिए हम फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव आंसर देंगे एंगल का या आर्ग्यूमेंट का, एंड यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम जो आंसर देंगे वो कौन सा देंगे, नेगेटिव एंगल आंसर देंगे। तो अभी ये क्लियर हो गया हम क्या आंसर देने वाले हैं, कैसे देंगे वो अभी हमें सीखना है। ये क्लियर है, कब हम पॉजिटिव आंसर देंगे, कब नेगेटिव देंगे। पॉजिटिव कब देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम एंगल कौन सा देंगे या आर्ग्यूमेंट किस तरह का होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया, तो यस टाइप करके भेजो मुझे, जिससे मुझे समझ में आया कि आप लोगों को समझ में आया। या कोई डाउट है तो वो भी अभी पूछ सकते हो, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हेल्प करेगा मतलब क्वेश्चन करने में। ओके ओके, तो मेरे पास अभी आयुषी और रजना का यस लिख कर आया है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है या समझ में आ गया तो मुझे रिप्लाई करके बताओ। सारा समझ में आया, मोहित क्या करना है ये समझ में आया, क्लियर हुआ। ओके ठीक है, तो अब हम ये सीखने वाले हैं कैसे हमें कैलकुलेट करना है आर्ग्यूमेंट। अभी तक ये सीख लिया क्या क्या करना है आर्ग्यूमेंट में, अब हमें सीखना है कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसके लिए एक चीज याद रखो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी।
एक फॉर्मूला बताता हूँ कि जो थीटा हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले थीटा हम कैलकुलेट करेंगे। और ये थीटा क्या होता है, टेन थीटा, याद रखो, ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसका क्या ले लेंगे हम, मॉडुलस। मॉडुलस मतलब यहाँ पर क्या है, जो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो उसको हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, इसके बेस पर हम हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। देखो, यदि ये टॉपिक बुक में देखोगे तो वहाँ पर मेथड थोड़ा अलग मिलेगा, पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पर कि क्वाड्रेंट पहचानने में, एंगल निकालने में। तो इसलिए वो वाला मेथड देखना हो देख लेना, बट अप्लाई यही वाला करना। और ये मेथड हमेशा एवरीवेयर एप्लीकेबल है, स्कूल में हर जगह मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस मेथड में ना हमें कोई डाउट नहीं रहता, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो, हमें ये जानना है कि ये थीटा कैसे हम कैलकुलेट होगा। जो थीटा है ये किस तरह से कैलकुलेट होगा और कहाँ पर होगा। तो हम अलग अलग क्वाड्रेंट में ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ पर है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना, दिस इज अवर थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की कुछ वैल्यू आएगी। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आएगी, वो लाई करेगी ये वाली, दिस वैल्यू, ये हमें थीटा मिलेगा। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये वाला इस तरह का होगा, रियल पार्ट नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तब हम जो थीटा निकालने वाले हैं हमारे फॉर्मूले से, वो हमें ये वाली वैल्यू देगा। लेकिन हमें तो ग्रीन वाली चाहिए, ये ग्रीन वाली दिख रही है ना सबको, तो ग्रीन वाली चाहिए, पर हमें मिलती कौन सी है, ये वाली। तो वो हम देखेंगे कैसे ग्रीन वाली आएगी। फिर जब ये यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही नेगेटिव है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय टेन थीटा वाला जो वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू कौन सा मिलेगा, ये वैल्यू होगा ये वाला, ये हमें थीटा देगा। और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमें जो थीटा मिलेगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो सबको एक क्लियर हो गया, थीटा हम जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा होगा, पर हमें कौन सा चाहिए वो अलग अलग है हर क्वाड्रेंट में रिक्वायरमेंट। उसको मीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एडजस्टमेंट करेंगे। लाइक फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट में तो हमने देखा थीटा जो था, जो निकला और जो चाहिए था वो दोनों ही सेम है। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ARG ऑफ जेड। इसका मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। तो फर्स्ट में तो जो थीटा निकलेगा हमारे फॉर्मूले से, वही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में ग्रीन कलर से, हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये क्या आएगा, टोटल 180 डिग्री था, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, थीटा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये टोटल हमें मालूम है, दिस कंप्लीट इज 180 डिग्री, उसमें से इतना माइनस कर दिया, तो ये 180 माइनस थीटा मिल जाएगा। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यदि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, यदि हमारा किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होगा, दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू, तो देखो जरा ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 180 माइनस थीटा ही आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 180, उसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा माइनस कर दिया, तो टोटल 180 माइनस थीटा हो गया। बट हमने ये अभी डिस्कस किया था, यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे हम, माइनस,
और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थीटा पॉजिटिव बन जाएगा और 180 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा थीटा माइनस 180 डिग्री। थीटा माइनस 180 डिग्री, ये आर्ग्यूमेंट आ गया किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, जितना थीटा है और यही हमें चाहिए था, बट केवल एक चेंज आता है यहाँ पर, क्योंकि हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इसलिए थीटा के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा इधर, माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें फाइंड करना है, चेक करना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप्स टू सॉल्व, हाँ, स्टेप टू फाइंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को फाइंड करने के जो स्टेप्स हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप इज टू check the quadrant of complex number. This is the first step. Second step, फर्स्ट आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ये चेक कर लिया किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देन सेकंड स्टेप क्या होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला। जो टेन थीटा का फॉर्मूला दिया था उसको यूज करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। एंड थर्ड स्टेप, यूज क्या बोला था, यूज स्पेसिफिक अरेंजमेंट, यूज स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडीशन बोलना चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू, सॉरी अकॉर्डिंगली, यूज स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। लाइक फर्स्ट में क्या था, आर्ग्यूमेंट थीटा के इक्वली हो जाएगा, सेकंड में 180 में से माइनस करना पड़ेगा, थर्ड में थीटा में से 180 माइनस करना होगा, एंड फोर्थ में बस सिंपल आगे माइनस लगाना है। ये सब क्लियर हो गया, इसमें कोई परेशानी, इन थ्री स्टेप्स को फॉलो करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कमेंट में लिख के बताओ समझ में आया। एनी कोई स्मॉल डाउट? देख लो अच्छे से, समझ लो, फिर बताओ कोई भी परेशानी है कि समझ में आ गया तो यस लिख के कमेंट कर दो। ये आयुषी रजना, उनके अलावा सरा, मोहित, ठीक
ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जिससे चीज और क्लियर हो जाएगी। तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ। Z इज इक्वल टू, ऐसे लिख के देता हूँ। बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, पहले ये स्टेप चेक करो, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है? 1 2 3 4 टाइप करके भेज दो मेरे पास, क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, बिल्कुल सही। तो हमें पता चल गया दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड स्टेप क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या आएगी द वैल्यू ऑफ थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट नीचे रियल पार्ट, तो कितना आ गया? √3। tan थीटा √3 कब होता है? किस एंगल पर होता है? क्या एंगल आना चाहिए बताओ? बिल्कुल सही, 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब थर्ड, थर्ड स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्या था? स्पेसिफिक अरेंजमेंट या कंडीशन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा? ये 120 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। तो ये कैलकुलेट करना आ गया सभी को? आसान है आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना। प्रोसेस बहुत बड़ी सी हमने देखी, बहुत टाइम लिया समझने में, बट कैलकुलेशन क्या है? ओनली स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3। और यदि हम इसको यहाँ से ग्राफ से देखें तो हमारा जेड लाई कर रहा था कहाँ पर? जेड हमारा लाई कर रहा था इधर, यहाँ पर जेड था। इसको ज्वाइन किया, हमने थीटा निकाला तो ये 60 आया, लेकिन हमें तो ये चाहिए था। ये कितना आ गया था? 120। ये हमारा आंसर हो गया था। ठीक है, तो आइए अब सबको समझ में आ गया 3 स्टेप्स में क्वेश्चन कैसे करना है। अब हम मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। बताइए क्या आंसर आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा?
हम चेक करते हैं इसका आंसर कितना आएगा। सर ने आंसर दिया -120। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप इज चेक करना है, तो किस क्वाड्रेंट में है? दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड स्टेप, थीटा कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस -1 अपॉन -√3, तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। एंड थर्ड स्टेप क्या है? हमें एडजस्टमेंट जो करना था वो क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है? थीटा -180। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कितना है हमारा? 30 डिग्री -180 डिग्री, तो आंसर विल बी -150 डिग्री। तो -150 डिग्री आंसर आना चाहिए। चेक कीजिए, यदि कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला था -180 से कम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ तो तो सर फिर आंसर तो -150। -150 -180 से ज़्यादा होता है या कम? नेगेटिव में जब जो जैसे सपोज -3 और -2 में से कौन बड़ा है? -2। सिमिलरली -180 और -150 में कौन बड़ा है? -150। तो हाँ। -180 से छोटा नहीं चलेगा, बड़ा चलेगा ना। ओके सर। ऐसा और भी कोई डाउट किसी को? एनीथिंग? अच्छा, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट निकालना है, बस नाम चेंज है। तो इसको आंसर देना चाहिए, पाई वगैरह इतने समझ में नहीं आएंगे, मैं इनको उस फॉर्म में लिखता हूँ। इस पाई पाई जो लिखा है इसका मीनिंग होता है 180 डिग्री, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, एंड दिस इज 45 डिग्री, एंड दिस इज -90 डिग्री। तो आपको क्या करना है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पूरी तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर वो अप्लाई हो जाए नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे यदि आयोटा बचता है तो रेशनलाइजेशन करो। तो नॉर्मल इसको बना लो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, और फिर फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट, मतलब जो हमारे 3 स्टेप थे। पहले a+i/b के टर्म्स में इसको सॉल्व करना है। बताइए आंसर क्या आएगा? सबसे पहले a+i/b के टर्म्स में इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
किसी का आंसर आया? ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ 1 इंटू आयोटा √3 अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 जो है इसको तो अलग निकाल सकते हो 1/4 करके। आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर √3, तो जेड इज इक्वल टू यहाँ 1/4 कितना बनेगा? 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा, ये -3 हो जाएगा, प्लस 2√3 आयोटा, और नीचे क्या बनेगा? ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो यहाँ आयोटा माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस √3, तो ये जो बना वो क्या हो गया? 1/4 -2 प्लस 2√3 आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रेशनलाइजेशन करना होगा, रेशनलाइजेशन कर देते हैं किससे? √3 माइनस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा। इससे जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी? z इज इक्वल टू 1/4, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -2 का तो हो जाएगा -2√3 प्लस 2 आयोटा, √3 तो ये आ जाएगा +6 आयोटा, और -2√3 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 -2√3 प्लस 8 आयोटा, उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो प्लस 2√3 हो जाएगा अपॉन में 3 + 1, इससे ये कैंसिल पूरी तरह से। तो अब हमारे पास बचा z इज इक्वल टू 1/4, ऊपर क्या है? 8 आयोटा, और नीचे क्या बचा है? 4, 4 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये 2 टाइम्स, तो कितना बचा? आयोटा अपॉन 2। तो z को हम ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा अपॉन 2, दिस इज अवर z। तो z देख के फिर से हमारी वो 3 कंडीशंस, फर्स्ट किस क्वाड्रेंट में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आया? सभी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्या चेक करना है? थीटा निकालना है, tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 1/2। रियल पार्ट कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 0 है, मॉडुलस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? अपॉन में 0 आता है तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट जब भी आता है तो थीटा का वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, थीटा इज 90। नाउ थर्ड क्या होता है? एडजस्टमेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होता है? उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा ही होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? थीटा, और इसलिए हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया ना? कोई परेशानी किसी को, कोई भी प्रॉब्लम? नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो हम कर लेते हैं जल्दी से 10 मिनट में। ये है पोलर फॉर्म। लास्ट टॉपिक के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा पोलर फॉर्म में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड, इसमें देखो दो तरह से फॉर्मूले आप लोगों को दिखेंगे, मैं दोनों दिखाता हूँ। जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड विद ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड इज इक्वल टू मॉड जेड कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट जेड। ये टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूले हैं। अब देखो, ये वाला जो है, ये दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको अलग अलग बुक्स में मिलता है। ये काम मिलेगा लाइक एनसीईआरटी और आरडी शर्मा, इन बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? क्या फॉर्मूले में एक जगह क्या लिखा है, थीटा लिखा हुआ है, और एक जगह क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट। तो जनरली बुक्स में ये वाला फॉर्मूला मिलता है, पर हमें इसको अप्लाई नहीं करना है, ये हमें गलत आंसर देता है। तो हमारा जो रियल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो कि बुक्स में नहीं देते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला, दिस इज एक्चुअल। पर हाँ, बुक में फॉर्मूला तो गिवन है ये वाला, बट अप्लाई करते हैं ये वाला। तो हमें इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, बुक देख के समझ में ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन कैसे कर दिया। कि फॉर्मूला बोलेंगे कि हम ये ऊपर रेड वाला यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखते समय रेड वाला लिख देंगे, पर जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू ग्रीन के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। तो हमें याद रखना है, जो फॉर्मूला है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉस एंड साइन, इसके अंदर वो थीटा पुट नहीं करते, हम क्या पुट करते हैं, ऑलवेज आर्ग्यूमेंट पुट करते हैं। कॉस और साइन के अंदर हमेशा क्या पुट किया जाता है, आर्ग्यूमेंट पुट किया जाता है। इस पर क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, एक ने अभी हमने दो क्वेश्चन किए, कि कोई दोबारा लिख देते हैं हम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या किया था हमने, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये किया था, है ना? ये क्वेश्चन हमने किया था। इसमें इस तो हम पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है। नंबर वन, मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, या -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2। ये क्या आ गया, हमें वैल्यू ऑफ मॉड जेड। सेकेंड हमें क्या चाहिए होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सेकेंड थिंग वी नीड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमने इसका कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आया था। तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर होगा, ये फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, फिर ब्रैकेट कॉस, कॉस के अंदर क्या आएगा, 120 डिग्री।
प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। बस ये आंसर हो गया। तो ये पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में हमें एग्जाम में मिलता है। और इस 4 मार्क्स में क्यों मिलता है? क्योंकि आर्ग्यूमेंट भी हमें डिटेल में पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है, कैसे सॉल्व करें। तो पोलर फॉर्म समझ में आया? क्या करना है, केवल मॉड जेड और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूले में पुट कर देनी है। दैट्स इट, बस कंप्लीट हो गया। अब ये समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करो, या आप फिर एक काम करते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने, ये जो क्वेश्चन है, इसको पोलर फॉर्म में लिख कर बताओ, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। इसी को पोलर फॉर्म में लिखना है। मैं आपको फॉर्मूले के पास लेता हूँ, फॉर्मूला क्या था वो मैं दिखाता हूँ, नोट नहीं किया होगा अभी। हाँ, ये फॉर्मूला बताइए, आंसर क्या आएगा। किसी का आंसर आया? सर जो आर्ग्यूमेंट में जो मतलब वो 150 डिग्री आएगा वो माइनस कॉमन लेंगे क्या, नहीं, या माइनस, वैसे ही रहेगा? माइनस के साथ ही लिखेंगे। अच्छा। वो माइनस के साथ क्या किया जाता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, अभी उसका डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। पर हम यदि एग्जाम में माइनस के साथ ही लिख कर आते हैं तो वो भी सही माना जाता है। लाइक मैं इसको आंसर इस तरह से मैं आंसर लिखूंगा। इसका मॉडुलस इसका भी 2 आएगा, 10 cos माइनस 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन माइनस 150 डिग्री। अब कॉस और साइन दोनों ही माइनस के साथ अलग अलग तरीके से डील करते हैं। वो कैसे करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में सीखेंगे। पर इतना आंसर भी यदि लिखा तो ये भी फुल मार्क्स हमें मिलते हैं यहाँ पर। ओके, सबको ये समझ में आ गया पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो देखो, अब हम तो अभी तक हमने जो जो किया, जितना भी हमने पढ़ा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा ये हमारा कंप्लीट हो गया। और स्कूल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकते। बट यदि हम मेंस और एडवांस की मतलब जेई की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमें इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना अभी बाकी है।
और वो लेकिन हम कब पढ़ सकते हैं, जब हमें कुछ चैप्टर आने चाहिए। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन अच्छे से आना चाहिए, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और एलजेब्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। तो इसलिए पहले हम स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ तक स्टडी करते हैं, फिर हम पूरा 11 पढ़ते हैं, और फिर जेई के लिए अलग से जब पूरा 11 हम पढ़ चुके होते हैं तब वो फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में एक अलग ही दुनिया है मैथमेटिक्स की, और वो जेई में पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, पर उसके लिए हमें पहले 11 के सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे, तभी हम आगे की चीजें समझ सकते हैं। पर स्कूल में हमने जितना पढ़ा इससे आगे कभी नहीं पूछा जाएगा, इससे आगे पूछ ही नहीं सकते कभी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स की, मतलब उसको आत्मा बोला जाता है, सोल ऑफ मैथमेटिक्स। हर जगह वो यूज होगी। और जो 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी की होगी, 10th में आपने जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा वो समझ लो कि एक्चुअल जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका वो आपने 5 to 10% आपने स्टडी किया 10th में, ओनली 5 to 10%। उसके आगे जो बाकी है 90 to 95% हमें 11th में सीख जाएंगे हम, समथिंग 80%, और रिमेनिंग जो 10 to 15% है वो हम सीखेंगे 12th में। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट क्लास में। और प्रैक्टिस के लिए अभी आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो एनसीईआरटी से सॉल्व कर लेना, पर एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, तो बेटर होगा, पर अभी तो पॉसिबल नहीं है, लॉकडाउन है। या घर में या फिर कहीं से आर डी शर्मा यदि मिल जाए, उसके क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए, या कोई फ्रेंड हो तो उससे आप फोटो खींच के मंगा सकते हो व्हाट्सएप पर। ओके, फिर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करेंगे।